अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमदर्दी से पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और की मुश्किल आसान कर दे, किसी और का दिन जो कि शायद बुरा गुजर रहा हो, आपकी उस छोटी सी चीज़ से हो सकता है कि अच्छा हो जाए। इसलिए लाजमी तौर पे कोशिश करें कि नरमी से पेश आएँ। कई दफ़ा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता किसी की बात सुनने के लिए, लेकिन एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की जो मुश्किल है, जो उसे मसाइल हैं, उसके बारे में आपसे बात करके, आपकी एडवाइस या सजेशंस सुनकर वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके। तो हमेशा नरमी से पेश आएँ और कोशिश करें कि अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है, कोई बात चाहता है कि आप सुने, तो लाजमी तौर पे उनकी बात सुनने की कोशिश करें। बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि फैसलाबाद में आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 39 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा और कम से कम टेम्परेचर की बात करें तो 29 डिग्रीज रहेगा। हवा के हवाले से बात करें तो 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। एज ऑफ नाउ बारिश के अमकानात 0% है, लेकिन आपको पता है कि फैसलाबाद का मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी छांव हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है, कई दफ़ा बादल आ जाते हैं अचानक से। इससे कुछ कहा नहीं जा सकते। कोशिश करें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली समर्स के अंदर, जिसमें आपने सिंपली अपनी पानी की बोतल लेनी है, उसे आपने ठंडा करना है, फ्रीज़ करना है उसको जिस तरह से भी, और उसके बाद उसके अंदर कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जैसे कि लेमन, क्यूकम्बर या स्ट्रॉबेरीज, यानी कि जो भी आप पसंद करते हैं उसको ऐड कर ले अपनी ड्रिंक के अंदर, जो कि लाजमी तौर पे थोड़ा फ्लेवर भी हो जाएगा और पानी भी आप पीते रहेंगे, तो दोनों में प्लस प्लस है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और गर्मी के अंदर वाटर इनटेक अपनी जो है वो ज़्यादा बढ़ा के रखें, क्योंकि सनलाइट की वजह से आपको जब पसीना आता है तो वेपोरेट होके वो पानी जो कि आपके जिस्म में मौजूद है वो बाहर निकलता है। तो जितना हो सके अपने बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को इनटेक को बढ़ाएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का है, स्केचिंग का है, या कोई भी टैलेंट मौजूद है तो आप उसकी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम आपकी खुशियों में भी शामिल होंगे। खुशियों में शामिल होने का तरीका ये होगा कि आपके बर्थडे अगर है तो बर्थडे की सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो आप उसकी जब हमें वीडियो व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको अपने मॉर्निंग शो के स्टूडियो से ऑन एयर करें यहाँ से, और आपकी खुशियों में शामिल हो और आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार जो है वो करें। तो आज ज़हीर अली हैं जो कि बड़े ही प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं, उनकी सालगिरह है, उन्होंने हमें वीडियो भेजी है। आइए आपको दिखाते हैं। तो जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ुहैर। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेरों खुशियाँ भर दे और नज़र जो है उससे लाजमी तौर पे आपको बचाए रखे और गम के साए कभी आपके ऊपर ना आए। तो जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको पता हमारी कोशिश होती है कि कोई भी इंटरेस्टिंग खबरें लाजमी तौर पे हम अपने शो में बिगिनिंग में लाजमी तौर पे ऐड करें, और आज भी कुछ ऐसी ही खबर है जो हम अपने शो में ऐड करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स एक तरह से गम की बात भी है, लेकिन कुछ लोग दुनिया पे एक ऐसी अपनी इमेज छोड़ जाते हैं, एक अपना ऐसा फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं जो कि आने वाले बरसों तक दुनिया याद रखती है, लोग याद रखते हैं। चाहे वो खुद दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी यादें पीछे छोड़ जाते हैं, अपनी एग्जाम्पल पीछे छोड़ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ दिलीप कुमार की, जिनकी डेथ हो चुकी है। हम दुआएं ही कर सकते हैं ऑफ कोर्स उनकी फैमिली के लिए। बहुत बहुत सब्र उनको अता करें, और साथ साथ जो भी उनको इस वक्त इतने मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है, आई फील लाइक कि शायद हम उस गम में उनके साथ हैं। पूरा पाकिस्तान, इंडिया, स्पेशली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे वो इतने फेमस हैं और इतने फैंस हैं उनके, लोग उनसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं,
कि आई थिंक हम सब उस गम में उनके साथ हैं। उनके हवाले से बात करें तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ऐसी अपनी छाप छोड़ी है, अपनी ऐसा एक इमेज छोड़ा है कि आने वाली जनरेशन्स हमेशा हमेशा याद रखेंगी। अगर उनकी कुछ चीज़ों के हवाले से बात करें तो मुगले आजम में वो काम कर चुके हैं। ऑल्सो वो उनकी एक ऐसी फिल्म है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इट वॉज अ हिट विद ऑल जनरेशन्स, और आज तक उस फिल्म को याद किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को याद किया जाता है। इंडियन सिनेमा के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग की जो स्किल है और एक तरह से एक नई तरीके की, एक नई मेथड की एक्टिंग इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से वो इतने पॉपुलर हैं और लोगों के साथ इतना उनका प्यार है और इतनी मोहब्बत है। और आने वाले एक्टर्स हों, जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लाजमी तौर पे, आई थिंक उनके लिए तो वो एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल एग्जाम्पल है। और दिलीप कुमार की बात की जाए तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान के केपी के सूबा के पेशावर से है और पेशावर के अंदर इनका घर भी मौजूद है, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उनको एक कौमी असासा जो है उस घर की अहमियत दी जाएगी। और इसके साथ साथ दिलीप कुमार कई दफ़ा पाकिस्तान भी आए, अपनी मनपसंद जगहों पे भी गए और पेशावर में मौजूद उनके घर पे भी गए। बहुत सारे लोगों के वो पसंदीदा थे। मुगले आजम के नाम से उनको जाना जाता था क्योंकि वो इंडस्ट्री के मुगले आजम समझे जाते थे। 1935 में इन्होंने हिजरत की थी पेशावर से, जब पार्टीशन से पहले इंडिया के अंदर, और वहां पे जाके बिजनेस की गर्ज से की। लेकिन किसको पता था कि ये वो एक चमकता सितारा होगा जिसकी रोशनी से पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड जो है वो जाग उठेगा। तो दिलीप कुमार जैसे ही इस दुनिया से रुखसत हुए, तमाम तर सेलिब्रिटीज़ हों या फिर उनके फैंस हों या फिर लोग हों, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हों, पाकिस्तान से हों, उन्होंने बड़े गहरे गम का इजहार किया। उनका कहना था कि एक कीमती असासा से फिल्म की दुनिया का जो कि अब रुखसत हो चुका है। तो हम यूसुफ खान के नाम से भी इनको जाना जाता था, असली नाम इनका यूसुफ खान था, लेकिन फिल्मी दुनिया पे अगर देखा जाए तो इन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह अता करे और इनके कब्र के अज़ाब को कम करे और जन्नत में जगह दे। तो हमारी दुआएं दिलीप सर हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो थी कुछ फिल्मी दुनिया की बातें, कुछ दुख की बातें। तो अब अपने आप को बेहतर करने के लिए वर्जिश के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, योग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि समर्स में आई थिंक लुक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को ट्रेंडी और अप टू डेट लाजमी तौर पे रखें। तो इसी वजह से कुछ वक्त पहले तक मैंने अपना नेचुरल हेयर कलर रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद आई रियली वांटेड अ चेंज, जिसके बाद मैंने अपने बाल जो हैं कलर करने का फैसला किया था और ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है। अच्छे भी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच ना। लेकिन अभी जो है आपने दोबारा कलर करना है, उसका वजह ये कि काला कोला के हवाले से मैं लाजमी तौर पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमारे लोगों की आदत को, इनकी नेचर को काला कोला की तरफ से खूब जाना और पहचाना जाता है। काला कोला के जाम से खास तौर पे 10 शेड्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। 10 शेड्स जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उससे आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग कलर भी मिलता है और इसके साथ साथ शाइन भी आपके बालों को कुछ इस तरह से मिलती है कि आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लग जाते हैं। जो 10 नए कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उनमें नेचुरल ब्लैक, डार्क ब्लैक, मीडियम ब्लैक, डार्क ब्राउन, हेजल ब्लॉन्डे, ऐश ब्लॉन्डे, मौका और बहुत सारे मजीद कलर्स हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लग जाएंगे अगर आप अपने बालों का कलर करेंगे। लेकिन आपके बालों का कलर कौन सा है, मुझे थोड़ा सा बताइए। हनान, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ ब्राउन और ब्लैक को अगर आप देखें तो आई थिंक हाँ इट्स काइंड ऑफ दैट। लेकिन लाजमी तौर पे ऑफ कोर्स समर्स के अंदर बहुत ज़रूरी भी होता है और कलर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको हमेशा टेंशन रहेगी कि ये कब फेड आउट होना शुरू हो जाएगा। बट काला कोला का दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि आपका कलर लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिसके साथ साथ आपको शाइन और स्मूथ टेक्सचर जो है अपने बालों में मिलेगा। एंड आई थिंक हर कोई जानते हैं, स्पेशली जो कलर करना पसंद करते हैं अपने बालों को, कि कलर और टेक्सचर बहुत ज़रूरी होता है लाजमी तौर पे। और इसके अलावा भी अगर बात करें लॉन्ग लास्टिंग होना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हनान ने भी कहा बहुत सारे कलर्स एंड शेड्स अवेलेबल है। 5 इसके अंदर नेचुरल शेड्स हैं और 5 इसके अंदर फैशन कलर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लू एंड ब्लैक भी इंक्लूडेड है, महागनी भी है। तो यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बालों को जो है थोड़ा चेंज लाएं उनके अंदर, तो आप काला कोला हेयर कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस समर लेवल अप योर हेयर विद काला कोला। एंड डेफिनेटली हनान आई थिंक मैं भी अब जब कलर करूंगी अपने बाल तो आई एम गोना ट्राई द ब्लू ब्लैक, बिकॉज मुझे लगता है वो काफ़ी ट्रेंडी भी है और इन भी है। इवन मुझे भी अब लग रहा है कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, थोड़ा चेंज आना चाहिए ना पर्सनैलिटी में। जब आपकी चेंज आता है तो उससे क्या होता है
कि लुक्स या तो आपकी बहुत अच्छी लगती हैं या नॉर्मल या थोड़ा कम लगती हैं, लेकिन बाल एक ऐसी चीज होती है। ये भी बता दें कौन सा कलर करेंगे? ब्राउन मेरा ख्याल बेहतर रहेगा। ब्राउन कलर अगर आप यूज करते हैं, नेचुरल ब्राउन ब्लैक अगर यूज करते हैं तो उससे ब्लेंड कुछ इस तरह का आएगा आपके बालों के अंदर, जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट कर सकता है। और ये भी चीज़ तो मैटर करती है ना कि फातिमा आपका स्किन कलर क्या है, आपकी आईज कलर क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को मैच या कंट्रास्ट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या सूट करता है, आपकी ड्रेसिंग किस तरह की है। ये तमाम चीज़ें मिल के ही आपको एक बेहतरीन शख्सियत बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि बाजार में जाके सबसे पहले इंतखाब करना होगा काला कोला हेयर कलर का। हेयर कलर कौन सा होगा ये आपकी पसंद होगी, लेकिन ब्रांड कौन सा होगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको बाजार में जाते सबसे पहले इनकी परचेजिंग करनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें आपकी सेहत के हवाले से बड़ा फिक्र रहता है, हम कॉन्शियस हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकें। उसके लिए आपकी सेहत अच्छी होना ज़रूरी है, और सेहत को अच्छी करने के लिए योग जो है हमेशा से बहुत सारे ऐसे काम बताता है जिससे आपकी सेहत पे मुस्बत असरात जो है वो पड़ सकते हैं। तो आज खास तौर पे हम बात करेंगे टेंशन के हवाले से, मोटापे के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से, कि इनको बेहतर करने के लिए योग क्या कहता है, किस तरह के कौन से वो आसन हैं जिनको अगर लगाएं तो उससे आपकी सेहत पर मुस्बत असरात पड़ सकते हैं। खासतौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स की बात करें तो बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है उनको। शुगर की वजह से अगर कहीं पर कट लग जाए तो वुंड हीलिंग का प्रोसेस भी उनका बहुत स्लो होता है। लेकिन शुगर को मेंटेन रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत पर मुस्बत असरात पड़े, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने शहर फैसलाबाद का सबसे ज्यादा योग के अंदर चमकता हुआ सितारा, जी हां मेरी मुराद योगी नईम से, उन्हें अपने शो के अंदर दावत दी है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको अपने शो के अंदर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे जनाब, ये ब्लड प्रेशर और बीपी आजकल हर दूसरे शख्स को पाया जाता है, मेल हो फीमेल हो, ये आम मर्ज होती चली जा रही है और बहुत प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। और इन दो बीमारियों की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारी मजीद बीमारियां जो कि बढ़ना शुरू हो जाती हैं। किस तरह से योग इनको डिफाइन करता है और कौन से आसन लगाने से इनसे बचा जा सकता है? योग ये कहता है कि आपके जो फ्यूल सिस्टम है बॉडी का, इनहेल और एक्सेल, इसके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना। योग के मुताबिक आपके राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है ये सूरज के साथ ताल्लुक है इसका, ये गर्म तार है, इससे गर्मी अंदर जाती है आपके। और लेफ्ट साइड से चांद की एनर्जी अंदर जाती है, ये ठंडी तार है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब चेंज होता है, बाहर से जब चेंज होता है तो एकदम आपके अंदर से भी चेंजेस आती हैं उसकी। हम जैसे ही एसी से बाहर निकलते हैं, बाहर गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, तो उससे फ़ौरन टेम्परेचर आपका इंटरनल डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते, आपको सांसों के बारे में नहीं पता, आप सांस को नहीं लेते, तो आपका जो सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर का वो डिस्टर्ब होगा। उसमें जैसे कि आप ये समझते हैं कि आपका जो हीट एंड कूल का सिस्टम मैंने बताया कि जैसे राइट आपका हीट है, लेफ्ट कूल है। अब अगर आपके टेम्परेचर में चेंजेस आ रही हैं, बाहर अगर आप सर्दी में निकलते हैं गर्मी से, सर्दियों में हीटर चलता होता है, सर्दी से बाहर गर्मी से सर्दी में निकलते हैं, और गर्मियों में एसी चल रहे होते हैं, एसी से आप फ़ौरन गाड़ी से निकल के धूप में जाते हैं, तो लाजमी सी बात है कि जैसे ही आपकी बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा उससे, और टेम्परेचर डिस्टर्ब होने से आपके जो है वो बीपी पे इफेक्ट आएगा, आपकी फीलिंग पे इफेक्ट आएगा, आपके जो वो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होंगे इससे। अब इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? जैसे हमने बात की कि राइट आपकी पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, राइट साइड गर्म है, लेफ्ट ठंडी है। अब आपको जानना होगा कि अगर आपका बीपी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा शूट करता है, हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल कम खुलता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में कोई ब्लॉकेज है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका बंद रहता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड पे, इससे हवा कम जा रही है अंदर, आपके अंदर हरारत बढ़ चुकी है, हरारत बढ़ने की वजह से आपका बीपी जो है वो शूट करता है। तो हमें करना ये होगा कि हमें राइट को बंद कर लें और लेफ्ट साइड से इनहेल करें और राइट साइड से एक्सहेल। क्या सांस को रोकना भी है? रोकना नहीं है। अक्सर मैं इसको यूं देखता हूं कि गलत लोग करते हैं इसको, कि एक साइड को चलाते हैं। योगियों में बात कर रहा हूं, योगियों में बहुत सारे लोग जो हैं वो लेफ्ट से लेके लेफ्ट से निकालते रहते हैं, लेकिन इससे फायदा वो नहीं होता जो आप लेफ्ट से लेके राइट से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपके देखें हीट बढ़ चुकी है और ठंडक कम हो चुकी है,
अब आपने हीट को कम करना है और ठंडक को बढ़ाना है, तो फिर आप ठंडक को लें और हीट को निकालें। बिल्कुल, और डेफिनेटली और भी बहुत सारी टिप्स हम लेंगे आज योगी नईम से अपनी सेहत के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ऑब्वियसली आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत के हवाले से। हम चाहते हैं कि आप लोग हेल्दी और फिट रहें और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो पूरी तंदुरुस्ती और हिम्मत के साथ कर सके। इसलिए आज हमने योगी नईम को इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, जिनसे बात कर रहे हैं। आज हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के हवाले से किस तरह से ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जो योगा से रिलेटेड है हम लोग अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ बता रहे थे, मैं चाहूँगी आप वहीं से कंटिन्यू करें जो डायबिटीज़ में और साथ साथ ब्लड प्रेशर में हेल्प कर सके। लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, जैसे कि लेफ्ट साइड आपकी ठंडी तार है, ये ठंडक आपके अंदर बढ़ा देगी। लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए राइट साइड से एक्सहेल। राइट साइड आपकी जो है वो गर्म तार है, इससे आपके अंदर से हरारत बाहर आती है। जैसे ही आप कूल सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो आपके अंदर जो है वो जो हाइपरटेंशन है, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिसका होता है अक्सर उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हाइपरटेंशन उसमें छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है। और शुगर की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत भी इसी से आती है, चिड़चिड़ापन शुरू होता है। उससे आप स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं, आप स्ट्रेस में रहना शुरू होते हैं, आप उनको रिमूव नहीं कर पाते। क्या एंजाइटी भी इसका हिस्सा जी जी, बहुत सारे मसाइल शुरू ही इससे होते हैं कि आप चीज़ों को रिमूव ना कर सकें अपने ब्रेन से। आप मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें याद रखते हैं, जैसे कि इंसान के अंदर एक बहुत प्रॉब्लम ये है कि दिमाग के अंदर नेगेटिविटी रह जाती है, लोगों के दिए हुए दुख रह जाते हैं, खुशियाँ नहीं रहती। खुशियाँ भी उन लोगों ने दी होती हैं, खुशियाँ नहीं रहती, दुख रह जाते हैं। तो उससे बचने के लिए योग हमें जो है बहुत ज़्यादा मुआवनत करता है, बहुत आसानी के साथ आप उनसे निकल सकते हैं अगर आपको ब्रीदिंग की टेक्निक समझ में आ जाए। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सांस के साथ जुड़ी हुई है। अगर सांस कंट्रोल में है तो आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में। योग ये कहता है अगर आपकी सांसें आपके कंट्रोल में हैं तो आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपके ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए। आप जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन 80% चाहिए, हम तो लेते ही नहीं ऑक्सीजन, सांस तो लेते ही नहीं है। तो अगर सांसों पे कंट्रोल आ जाए, सांस को आपको समझना आ जाए, सांस आपकी मर्जी से आ रहा है, मर्जी से जा रहा है, तो आपके ब्रेन पे भी आपकी मर्जी आ गई, आप कंट्रोल कर चुके। एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लोग हैं जिनकी बड़ी हेक्टिक रूटीन है, स्पेशली ऑफिस में जो काम करते हैं या फिर उनको घर पे बहुत सारा वक्त जो है बैठ कर ये सुपरवाइज करते हुए गुजारना पड़ते है, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो बैठे बैठे की जा सकती हैं? बिल्कुल बैठे बैठे की जा सकती हैं। और मेन जो आपको ज़रूरत होती है ना एक्सरसाइज की, होती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है मैनुअल वो रुके ना। ब्लड सर्कुलेशन जो ऑटोमेटिक है वो तो आपके दिल से चल रही है, आपका दिल सप्लाई करता रहता है पूरी बॉडी को, लेकिन दिल की तरफ सप्लाई कैसे होगी? उसके लिए भी तो कोई ऑर्गन है अंदर, काम कर रहे हैं, पुर्जे लगे हुए हैं, आप उनको यूज़ करें। योग ये कहता है कि आपकी पिंडलियों में 2 दिल लगे हुए हैं, पिंडलियों के मसल्स आपके जो हैं वो अगर यूज़ किए जाएं, ये दिल की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं। बैठे बैठे थकावट दूर हो जाती है, सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएं बैठे बैठे। अब ये जितनी देर चाहे बैठे रहें, आपको थकावट नहीं हो सकती। आप थोड़ी देर आप यूँ बस 1-2 मिनट के लिए कर लें, फिर आप रिलैक्स हो जाएं, फिर आप थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद 1-2 मिनट के लिए सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएं, हील टच रहेंगी, सिर्फ पंजे आपने जो है वो पंजे ऊपर उठाने हैं, हल्का हल्का, जोर नहीं लगाना। इससे आपके पिंडलियों के मसल यूज हो रहे हैं। ये वॉक से ज़्यादा फायदा होगा, ये बैठे बैठे वॉक से ज़्यादा फायदा ले रहे हैं आप। फौरन आपको बैक साइड पे रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी, बैक मसल्स सुकून में आना शुरू हो जाएंगे, आपके लोअर बैक वो स्ट्रेच होंगे ना, स्ट्रेच होने की वजह से बैक मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। और ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा जो जिसमें मैंने बात की कि गुस्सा इंसान को आता है, गुस्से की जो है वो हालत को कंट्रोल कैसे की जाए। और गुस्से की वजह से बहुत सारे काम ख़राब हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुक़ टूट जाते हैं, बहुत सारी इंसान जो है गलतियाँ करता है गुस्से की वजह से। गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने प्यारों का दिल दुखा देते हैं। ठीक है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको किसी जगह पे गरीब नज़र आता है, माड़ा नज़र आता है आपने से, वहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है और वही हरकत तगड़ा करता है, वहाँ गुस्सा नहीं आ रहा, तो बीपी का इशू नहीं है, तरबियत का इशू है। क्या बात की आपने, बड़ी गहरी बात की। फिर तरबियत का इशू है, फिर ये बीपी का इशू नहीं है, फिर आपकी तरबियत में इशू है। और अगर आपको किसी जगह काम है और वो आपसे वो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता और गुस्सा नहीं आ रहा,
और उसी बंदे से अगर काम नहीं है तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये भी बीपी का इशू नहीं है, आप सेल्फिश हैं। तो इस तरह की कंडीशन में अपने आप को जो है वो कैसे ठीक किया जाए। योग आपकी तरबियत ये भी करता है कि आपको जो है वो जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स चलते हैं आपके ब्रेन के ज़रिए से, आप लोगों के साथ ट्रीट कैसे करते हैं, उससे आपने ठीक होना है। आप अगर गलत कर रहे हैं, आप किसी के साथ जो है वो गलती कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं किसी को, आपकी वजह से कोई टॉर्चर हो रहा है, तो आपको क्या उस वक्त करना चाहिए। स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन को कितना बेहतर करती है? स्ट्रेचिंग जो है वो अगर प्रॉपर की जाए तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है दिल की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी स्ट्रेचिंग एंगल में की जाए, जो सही एंगल उसके हैं। मसला ये है कि हम स्ट्रेच समझते हैं मसल्स को स्ट्रेच करना, ये स्ट्रेच नहीं है। स्ट्रेच टेक्निकल स्ट्रेच है, आपके वो मसल्स जो मैनुअल सर्कुलेशन को बहाल करते हैं उनको स्ट्रेच करना ही स्ट्रेचिंग है, और उनके एंगल हैं। अगर एंगल पे आप स्ट्रेच नहीं करते तो आपके मसल इंजरी हो जाएगी। अगर आप ज़ोर आजमाई करवाते हैं किसी से, जो कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा है ज़ोर आजमाई, अक्सर लोग स्ट्रेचिंग करते हुए मसल इंजर्ड कर देते हैं और बाद में सारी ज़िंदगी पेन साथ रहता है। इंटरनल मसल इंजरी हो जाए तो वो डिस्टर्ब रहता है सारी ज़िंदगी फिर आपका। तो हमेशा आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने किसी भी हाथ लगवाना है स्ट्रेचिंग के लिए, तो वो एक्सपर्ट है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। और क्या वार्म अप करना ज़रूरी है स्ट्रेचिंग से पहले? वार्म अप जो है वो स्ट्रेच के अंदर ही आ जाता है। अच्छा, अगर स्ट्रेच करने वाला एक्सपर्ट है तो वार्म अप उसके अंदर उसको पता है कि पहले कौन सी चीज़ें करनी है जिससे वार्म अप हो जाएगा। क्या स्ट्रेचेस ऑन आवर ओन भी किए जा सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई किसी को कई दफ़ा वीडियोस देख लेते हैं, कई दफ़ा टीवी पे देख लेते हैं, कई दफ़ा कोई होता है जो आपको इंस्ट्रक्टर बता सकता हो, लेकिन अगर कोई खुद से करना चाह रहे हैं स्ट्रेचेस, तो क्या वो डेंजरस है? बिल्कुल, मैं उसको सिखाता हूँ। डेंजरस तो हैं, बिल्कुल जाहिर बात है। जब आप गलत एंगल में स्ट्रेच कर लेंगे तो उससे तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब आपने जैसे बात की कि बैठे बैठे हम चेयर पे कैसे कर सकते हैं स्ट्रेच, तो आप ये समझ लें कि जिसकी बैक बोन जिसकी जितनी फ्लेक्सिबल है वो उतना फिट है, और जिसकी बैक बोन स्टिफ है वो उतना ही अनफिट है। मैं इसको बुढ़ापे के साथ जोड़ता हूँ कि जिसकी बैक बोन में स्टिफनेस है वो बूढ़ा हो चुका है। बैक बोन की स्टिफनेस को चेक कैसे किया जा सकता है? बैक बोन की स्टिफनेस को चेक करने का एक ही तरीका है कि आप हाथ नीचे टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप सीधे खड़े हैं, आप नीचे हाथ टच अगर कर नहीं पा रहे तो आपकी बैक स्टिफ है, बैक मसल्स आपके बहुत खिंचे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ अक्सर लोगों के तो घुटनों तक आते हैं, इससे नीचे नहीं जा पाते। तो इसके लिए बड़ा सिंपल एक कैट पोज है, उसको वैसे तो मैट के ऊपर करते हैं, लेकिन हमने कैट पोज को थोड़ा सा वेरिएशन में ले गए हैं। हम लोगों के लिए आसानियाँ तलाश करते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि योगा को ऐसे पेश करूँ कि हर बंदा कर सके, एज का कंसेप्ट ना हो बीच में, ना ही ये हो कि मेरे पास स्पेशल को टाइम नहीं है योगा करने का। तो अपने ऑफिस में कैसे कर सकते हैं? ऑफिस में बैठे बैठे आप घुटनों को यूँ पकड़ लें और ऊपर देखते हुए कमर को सीधा करें। कितनी देर के लिए स्ट्रेच रखना है ये? 1-2 सेकंड, और फिर पीछे की तरफ कमर गोल कर दें। ये सेम आपका वही स्ट्रेच आ रहा है जो कैट पोज में आता है। आपने अक्सर कैट को देखा होगा ऐसे कमर को ऊपर नीचे करते हुए। और सबसे फ्लेक्सिबल आपको अगर कमर मिलती तो बिल्ली की मिलती, छोटी सी जगह से गुजर जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि भाई इतनी जगह से गुजर सकती कि नहीं गुजर सकती, गुजर जाती है। बहुत आसानी से हो सकता है। इसको कम से कम 15-20 दफ़ा एक वक्त में करें, फौरन आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। ये तो था ब्लड प्रेशर के लिए। शुगर के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? शुगर जो है वो जैसे हमने बात की, स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आप ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, उससे शुगर आपको होगी। मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं ना, स्ट्रेस को लोग समझते हैं शायद परेशानी। परेशानी का नाम स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस आपकी मेंटली जो है वो एग्जर्शन है, आपकी मेंटली कैपेसिटी थोड़ी है और आप काम ज़्यादा ले रहे हैं उससे, और उसको डाइट नहीं दे रहे। जैसे सबसे बड़ी गलती ये है कि हम फिजिकली काम नहीं करते और फिजिक को डाइट देते हैं। आपकी बॉडी को डाइट पूरी मिलती, काम लेते नहीं, उसको एग्जॉस्ट नहीं करते। और मेंटली हम एग्जॉस्ट भी होते हैं और मेंटली जो खुराक चाहिए वो लेते नहीं है। अब दिमाग को आपके खुराक क्या चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हमने दोनों छोड़ दिए।
ऑक्सीजन बंद कमरों की वजह से, बंद बिल्डिंग की वजह से और सांस ना होने के बराबर है इंसान का। इसकी कमी हो गई। ग्लूकोज हम इसलिए नहीं लेते कि डायबिटीज़ ना हो जाए या मोटापा ना हो जाए। ये दो डर हैं और ग्लूकोज से हम बहुत दूर हैं। मीठा हम नहीं खाना चाहते, ठीक है। वैसे तो ये कहते हैं कि सेहत की निशानी है, जिस बॉडी को मीठे की तलब होती है वो सेहतमंद जिस्म है। अगर मीठे की तलब नहीं हो रही तो आप बीमार हैं। और अगर बहुत ज्यादा मीठे की तलब होती है अच्छी चीज़ है, ये आपके ब्रेन को ज़रूरत है। अच्छा। आपके ब्रेन की ज़रूरत है। जो मेंटली अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं, मेंटली आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, तो आपको मीठा ज़रूर लेना चाहिए। आपके ब्रेन को ज़रूरत है उस मीठे की। और बाज़ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि जिनको मीठा पसंद ही नहीं होता, वो फिर क्या करें? उनको क्या कहा जाएगा फिर? हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बीमार हैं वो। लेकिन किसी को पसंद ही नहीं है मीठा, तो फिर भी वो बीमार होगा। मतलब एक होता है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग में आता है। जी, लाइकिंग डिसलाइकिंग तभी बनती है ना जब आपकी ज़रूरत, बॉडी के अंदर ज़रूरत महसूस होती है, तो आप लाइक करते हैं किसी चीज़ को। दिल चाहता है किसी चीज़ को खाने को, आपकी बॉडी तलब करती है तो ही आपको अच्छा लगता है। तो मीठा जो है वो ज़रूरत है इंसानी जिस्म आप की। क्रैम्प्स के हवाले से बात कर रहे थे। जो क्रैम्प्स अगर किसी को पड़ जाते हैं या डिफरेंट तरह के, बिकॉज सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, डिफरेंट अगर आप पोजीशंस में बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चलते हैं, या जिस तरह भी आपकी रूटीन है, ड्राइव बहुत ज़्यादा टाइम करते हैं, तो क्रैम्प्स आपको हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स के लिए भी क्या कोई डाइट है जिससे आप क्रैम्पिंग से बच सकते हैं, या मॉर्निंग में अगर आप किसी सर्टेन तरह की स्ट्रेचेस करें या वॉक कर लें, या कोई इस तरह की टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकते हैं? क्रैम्प्स उसको आते हैं जिसके मसल्स वीक होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिसके मस्कुलर वीकनेस है उसको क्रैम्प्स आएंगे। योग इसके बारे में ये कहता है कि कोई भी चीज़ मुंह में रख के चूसते रहें। चूसने के अमल से आपके मस्कुलर वीकनेस ख़त्म होती है। जैसे बच्चे छोटे को चूसनी दी जाती है, वो उसकी ग्रोथ के लिए दी जाती है। जैसे जैसे हम चूसनी से दूर कर रहे हैं बच्चे को, उससे जो है वो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं दिन ब दिन, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। जितने आप बच्चों को देखेंगे, आज भी गांव के लोग जो हैं वो अक्सर चूसनी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बच्चे स्ट्रांग भी होते हैं, मसल स्ट्रांग भी होते हैं। तो योग ये कहता है कि चूसने का जो अमल है, किसी भी चीज़ को चूसना, इससे मसल्स में मजबूती आती है, आप स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए और बच्चे भी क्या ये जो एक्सरसाइजेस की हम बात करें, क्या बच्चे भी ये कर सकते हैं, या बच्चों को स्ट्रेचिंग अवॉइड करनी चाहिए? बच्चों को भी कर लेनी चाहिए। बच्चे भी अगर आप स्ट्रेच करते हैं, खुद करते हैं, तो नो इशू। अगर कोई करवा रहा है तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अब मस्कुलर वीकनेस के लिए और जो है वो चूसने के अलावा, जैसे अब हम बड़े हैं तो हम चूसने तो ले नहीं सकते, तो हमें किशमिश का दाना मुंह में रख लें, उसको चूसते रहें, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चूस सकते हैं। इलायची को रख सकते हैं। खजूर पूरी आप मुंह में रख के चूसते रहें। सॉफ्ट चीज़ कोई भी जिससे आपको अंदर जख्म ना हो। कई सारी टॉफीज भी होती हैं जो स्ट्रेप्सिल्स वगैरह टाइप की, लेकिन वो जो फिर ज़्यादा होती हैं, तो मीठा आप हो जाएगा इस्तेमाल ना, कर सकते हैं। ज़्यादा मीठे की तरफ नहीं जाना। फिर ऐसी चीज़ जो नेचुरल मीठा है आपका, आर्टिफिशियल मीठे की तरफ ना जाएं। यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा बेहतर है। नेचुरल मीठा आप अंगूर मुंह में रख के चूस सकते हैं, उसको आप जब खाना चाहें खा ले, वैसे चूसते रहें आप। गुड़ भी तो कर सकते हैं। जी, गुड़ चूसते रहें। चूसने का अमल जो है ये आपके मसल्स को मजबूत करता है। बिल्कुल जी, इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ योगी नईम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। योगी साहब, अगर बात करें शुगर पेशेंट की, तो वुंड हीलिंग का प्रोसेस उनमें बहुत स्लो हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है वो आप जैसे कि शुगर को कंट्रोल करना। शुगर कभी भी, जो आपकी डायबिटीज़ जो है वो आपके बिल्कुल 100% नहीं हो सकती। इसको हमेशा कंट्रोल किया जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे किया जाए? योग उसमें आपको 4 चीज़ें बताता है। एक है कपालभाति, ये क्रिया है। जिस्म के अंदर कोई ज्यादती हो जाए उसके लिए क्रिया किया जाता है, सफाई का तरीका। क्रिया कहते हैं सफाई के अंदाज को। कपालभाति क्रिया है। कपालभाति करने से आपके अंदर से जो है वो जो चीज़ बढ़ गई, जैसे ग्लूकोज बढ़ गया, उसमें कमी आएगी। तो कपालभाति करने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, और सांस को इस तरह निकालें कि पेट आपका अंदर की तरफ दबे, और इसको आहिस्ता कीजिएगा।
झटके से सांस को निकालना और सांस लेना भी है। सांस लेना, पेट बाहर आए और सांस निकालें झटके से। ये कितनी देर करना है? कम से कम 1 मिनट, और ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होंगी, एक चीज़। दूसरा है अपान मुद्रा। ये 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। हाथ किसी तरह भी रख सकते हैं, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें। ये उंगलियां अलग रहें, बिल्कुल साथ ना मिलें, ऐसे अलग रहें। इसको हाथों को यूं रख लें, आप बातें कर सकते हैं, ऐसे रख लें। इनकी कोई पोजीशन हो सकती है। कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट आप कम से कम 10 मिनट बनाएं अपान मुद्रा। तीसरी चीज़ है मंडोक आसन। मंडोक आसन वैसे तो किया जाता है वज्रासन में बैठ के, मैट के ऊपर आप तशद की हालत में बैठते हैं, जिस तरह नमाज की हालत में बैठते हैं, लेकिन मैं उसको और आसान कर देता हूँ, चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है। अंगूठे पकड़ लें और अपने बेली बटन के साइडों पे ऐसे अंगूठे वाले रख लें, नाफ की साइडों पे, और सांस निकालते हुए ऊपर देखते हुए आगे झुकेंगे, ऊपर देखते हुए, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखते हुए कमर सीधी रखेंगे। रुकें सांस निकाल के। ये मंडोक आसन तीसरा है। और चौथा है, आप कोई भी दिल पसंद म्यूजिक सुना करें जो आपको पसंद हो, जिसमें आप हैप्पी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। अच्छा, दिल पसंद से याद आया, अगर किसी शख्स को बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ होती है, नफरत होती है, तो मोहब्बत पैदा करने का भी अंदर कोई आसन होता है योगा की तरफ से? मोहब्बत पैदा करने का आसन है, बिल्कुल है। उसके लिए क्या करना होता है? वो मस्का आसन है। अगर आपको मस्का लगाना आता है तो मोहब्बत हो जाती है। ये नहीं, आसन नहीं है कोई, ये मस्का लगाना भी है योगा के आसनों में से ये एक आसन। मस्का आसन कह लें उसको। तो वैसे आपको स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कुछ चीज़ें हैं, आप उससे चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है हनान और आप ना, जब ये ख़त्म हो जाता है तो हनान को शायद आपसे कोई टिप्स की ज़रूरत हो। हनान भाई माशाल्लाह खुश रहते हैं, ये बेसिकली दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं। हाँ, उनको जब भी देखें ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुश नजर आने वाला चेहरा, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। शायद इनको मस्का आसन के हवाले से आपसे कुछ टिप्स चाहिए हो, वरना तो हनान, बाकी सबको तो हनान खुश रखता ही है, लेकिन मस्का आसन मैंने इनसे सीखना है। अच्छा। योगी साहब को नहीं आता मस्का आसन, वो तो योग के जो आसन है वो लगाते हैं। तो अच्छा, कोई ऐसा आसन बताएं जिससे स्टेमिना इंप्रूव हो। मतलब आप दौड़ना चाहते हैं, दौड़ में ज्यादा आगे निकलें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, थके ना उसमें, अपने स्टेमिना को इंप्रूव करने के लिए कौन सा आसन? बहुत बड़ी एक गलत और आम चीज़ है कि सांस लेके रोकने को स्टेमिना बिल्ड करना कहते हैं। सांस अंदर लेके लंग्स के अंदर प्रेशर दे के रोक के कहते हैं जितना मैक्सिमम आप रोक लेंगे, इससे जो है वो आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। इसका सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी हार्ट बीट तेज होगी। लेकिन अगर हम स्विमिंग के हवाले से या अंडर वाटर स्विमिंग के हवाले से बात करें, तब तो आपका स्टेमिना इस तरह बिल्ड होता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है। मैं आम रूटीन में आम इंसान की बात कर रहा हूँ। पानी के अंदर आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होती जब आप उसमें सांस लेकर रोकते हैं, आप क्योंकि वर्किंग कर रहे होते हैं, आप बैठे हुए हैं और उसमें अगर आप स्टिल पोजीशन में हैं, आप हार्ट बीट को तेज कर लेंगे तो उसको सप्लाई कौन देगा? ब्लड को सप्लाई कौन देगा? आपकी जो मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन है वो तो बैठने से नहीं होती। स्विमिंग करते हुए तो आपके मसल यूज हो रहे हैं, वो तो सप्लाई ऑटोमेटिकली दिल की तरफ बड़ी होती है। उसमें हार्ट बीट अगर तेज हो भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए आपको जब भी बैठ के सांस की प्रैक्टिस करनी है, आपने स्टेमिना बिल्ड करना है, तो सांस को निकाल के रोकिए, खाली करिए, रुक जाएं। हार्ट बीट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हार्ट बीट पे इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके और भी तो ऑर्गन्स हैं ना जिनको आपने हेल्दी रखना होता है। आपकी किडनीज हैं, जिगर है, आंखें हैं, इन चीज़ों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जाहिर बात है, जब आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगी तो ही आपके ऑर्गन बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑक्सीजन है, आपके ब्लड की जिंदगी ऑक्सीजन के साथ है। आपका ब्लड फ्लो अच्छा तब होगा अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल बेहतर है। आपके ऑर्गन्स की सेहत अच्छी तब होगी जब उनके तरफ आपके ब्लड फ्लो बेहतर है। तो ब्लड फ्लो तब ही बेहतर होता है जब उसमें ऑक्सीजन लेवल प्योर हो, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो,
तो आपके ऑर्गन्स जितने भी काम कर रहे हैं, अगर इनकी तरफ ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है तो आपके ऑर्गन्स सेहतमंद नहीं हो सकते। ब्रीदिंग इम्प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर स्पेशली अगर हम स्विमिंग से रिलेटेड नहीं बल्कि ओवरऑल बात करें तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी जो बंदा पहली दफ़ा करे उसके लिए बहुत मुश्किल होंगी, तो ये किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है? क्या बस इसको प्रैक्टिस किया जाए? इसको प्रैक्टिस किया जाए, सांस को निकाल के रोकना शुरू करें, चंद दिनों के बाद आपका ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। सांस को हमेशा निकालिए, खाली करिए, बर्तन को खाली करेंगे तो और चीज़ आ सकती है, ऐड हो सकती है। हम कार्बन निकालते नहीं हैं, ऑक्सीजन को लेना चाहते हैं। एक तो हमने खाना इतना खाया होता है कि अंदर स्पेस नहीं है, ऑक्सीजन कैसे बढ़ जाए। हम सांस लेने की जगह छोड़ते नहीं हैं, खाना ज़्यादा, कार्बन ज़्यादा, इसकी वजह से सांस छोटे रह गए हैं। स्टमक के लिए क्या करना चाहिए? स्टमक अगर आपका डिस्टर्ब है तो उसको हेल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा खाने को खाते हुए चबाएं, दांतों का काम आंतों से मत लें। ये बड़ी बात है। दांतों का काम अगर आंतों से लेंगे तो कभी भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता। हमेशा खाने को चबा के खाएं, उसके लिए हाजिर होना पड़ता है। अगर आप बातें करते हुए खाना खाएंगे तो आप बस निगलते जाएंगे, उसमें खाना ज़्यादा खाया जाता है। हमेशा प्रेजेंट होके, इसीलिए हमें मना किया गया खाने के दौरान बातें ना करें। कुछ लोग खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, तो क्या वो चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए? उससे भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही आपकी ब्रेन की जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, आप कुछ ऐसा देखते हैं, अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो आप हर काम से निकल जाते हैं। उसकी जो प्रोग्रामिंग है उससे आपकी ख़राब हो जाती है, आप उसमें खराबी पैदा करेंगे। खाने के अलावा भी कोई भी काम अगर आपकी अटेंशन नहीं है तो आप उसको सही तरीके से नहीं कर सकते। हमेशा आपको जो काम करना है उसके अंदर इन्वॉल्व होना मेंटली। यानी कि जो लोग फोन सुन रहे होते हैं खाने के बीच में, साथ टीवी देख रहे होते हैं, साथ बातें भी कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली में मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। स्टमक तो डिस्टर्ब होगा। स्टमक, और एक और बहुत बड़ी वजह है, मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्टमक डिस्टर्ब क्यों है। बहुत सारे लोगों को, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का स्टमक अपसेट है। अगर आप 100 में से कहें तो 99 लोग डिस्टर्ब हैं स्टमक के हवाले से, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। एक वजह है, हम मुर्दा बाई का गोश्त खाने से बाज नहीं आते, वो हजम नहीं होता। गिबत जो शख्स करता है उसकी वजह से स्टमक डिस्टर्ब रहता है। ये कुरान में वाज़ेह तौर पर आयत है कि चुगलखोर मुर्दा बाई का गोश्त खाता है। तो आपका ईमान होना चाहिए कि ये अगर कुरान में है तो फिर मुर्दा गोश्त कैसे हजम हो जाएगा। और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जब आप किसी की चुगली इधर से उधर करते हो तो आपको दिल में एक धड़का सा लगा रहता है, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली स्टमक को डिस्टर्ब करता है। तो ये बात किसी हद तक क्या, बल्कि मुकम्मल तौर पे 100% मेरा ख्याल, चुगलियों से बात आ जाए, गिबत से बात आ जाए, स्टमक ठीक हो जाएंगे। और हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए वाज़ेह तौर पे हम इसको कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए कि उनको इस चीज़ से रोका और उसके बाद रिजल्ट अच्छा मिला। तो क्या आपने जब रोका तो रुक गए? बात मोहब्बत करते हैं, बात मान लेते हैं मेरी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके दांत कमजोर होते हैं, दांतों के लिए भी कोई योगा का? जी, सिद्धकारी प्राण है। सिद्धकारी प्राण जो है वो आपके दांतों को मजबूत करती है, आपके मसूड़ों को फूलने से रोकती है। आपके दांतों के मसाइल, दांत दर्द होते हैं तब भी आप उसको कर सकते हैं। सिद्धकारी प्राण का तरीका ये है कि जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर फोल्ड करके टच करें, ऊपर तालू में पीछे की तरफ फोल्ड करें, जुबान को ऊपर टच कर लें और दांत मिला लें आपस में। थोड़े से होंठ खोल के मुंह से सांस लें, नाक से निकालिएगा। इसका मैं खुद विटनेस हूँ कि मेरे दांत हिलते थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे दांत बाकायदा हिलते थे, तो मैंने यही ब्रीदिंग की, अब नहीं हिलते। इससे मजबूती आती है। बिल्कुल। और अगर जॉ लाइन के हवाले से बात करें, क्योंकि आई थिंक डबल चिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है आजकल, और डेफिनेटली नेचुरल भी है, कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ अननेचुरल हो। तो लेकिन क्या कोई योगा के थ्रू कोई तरीके हैं जिससे आपकी जो फेस शेप है उसको बेहतर किया जा सकता हो, जॉ लाइन को बेटर किया जा सकता हो? बिल्कुल, मैं इसकी एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम बाकायदा इसके ऊपर जो एंटी एजिंग पे हम पूरा एक सेशन करें। इंशाल्लाह कभी एंटी एजिंग पे पूरा सेशन करेंगे जिससे आपके चेहरे के ऊपर एज ना आए, आप सदा जवान रह सकें। उसके लिए हम करेंगे, लेकिन एक एक्सरसाइज है जो आपकी डबल चिन को ख़त्म करती है। एक गलत नाम है कि हम यूँ उठा के ऊपर खींचना शुरू करते हैं, ये आपके विंड पंप की एक्सरसाइज है, ये डबल चिन की एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप डबल चिन को कम करना चाहते हैं तो आपको पहले से खींचना होगा, नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले होंठ के ऊपर लेके आए,
फिर ऊपर जाकर रुक जाना है। अगर आप ये बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं, ये यहाँ विंड पंप पे आपके स्ट्रेच आ रहा है, और अगर आप होंठ को पहले ही ऊपर चढ़ा देते हैं, नीचे वाले होंठ को ऊपर, फिर आपका यहाँ इफेक्ट आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, इसमें आप रुकें फिर। कितनी देर के लिए रुकना होगा? आधा मिनट, आधा 30 सेकंड। 30 सेकंड। और क्या इसको रिपीट करना है या बस जी, एक रिपीट दफा? करें। आप 10 दफा इसको कर लें। 30 सेकंड्स और हाँ, 10 दफा इसको हाँ रिपीट जी, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो इससे आपकी डबल चिन जो है वो काम होना शुरू हो और जाएगी। अगर चीक बोन्स के हवाले से बात करें, वो भी आई थिंक बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि वो जरा प्रोमिनेंट हो। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको 7 सेकंड दबाएं, ऐसे उंगलियों के साथ 7 सेकंड आपने दबाना है, और 5 सेकंड आपने छोड़ना है। ये टेक्निक है, 5 सेकंड छोड़ना है, 7 सेकंड आपने इसको प्रेस और करना कितनी दफा इसको रिपीट करें? 10 टाइम कर लें। 10 times। बिल्कुल। ये जो उभरी हुई जगह ना, यहाँ पे आप हाथ आपके यूं भी हो सकते हैं, यूं भी, जैसे आपको इजी हो, बस हल्का सा आपने टच करना है। इसको मार्मो पॉइंट्स कहते हैं। ये पूरे फेस पे मार्मो पॉइंट्स हैं जो आपके चेहरे की शेप को क्लियर करते हैं। वो इंशाल्लाह हम एंटी एजिंग में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एंटी एजिंग की जा सकती है, आपकी एज चेहरे से उतर जाए और आप सदा जवान नजर आएँ। ये आपको अगर आ जाए करना तो इससे बड़ी। वैसे आप लगता है एंटी एजिंग का एक हफ्ते में कितनी बार करते हैं आसन, ये एंटी एजिंग वाला आप? 3 दफा करता हूँ। 3 दफा? हफ्ते में 3 दिन करता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। योगा जो लोग करते हैं, इवन आई थिंक इन जनरल, अगर वो फेस योगा नहीं भी करती है एंटी एजिंग वाला, तो आई थिंक उनकी वैसी सेहत शायद अच्छी रहती है जो वो यंग लगते हैं। बिल्कुल। आपके अगर ऑर्गन्स फिट हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा है, तो आप कैसे जो है वो अनफिट हो सकते हैं? फिटनेस का म्यार ही ऑक्सीजन के साथ है। बदकिस्मती से हम इसको जो है वो छोड़ चुके हैं, ऑक्सीजन को छोड़ चुके हैं, फ्यूल को छोड़ चुके हैं। गाड़ी का फ्यूल तो हम अच्छे से अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना फ्यूल जो है वो हमने बिल्कुल लो क्वालिटी पे रखा हुआ है। तो इसलिए निकलिए, बाहर निकलिए, ज़रा आउटिंग करिए, खुले इलाकों में जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, दरख्त जहाँ पे ज़्यादा है। शहरों में नेचर तो के साथ वक्त ज्यादा गुजारे। इंसान नेचर है, नेचर के साथ जुड़ेगा तो फिट रहेगा। अननेचुरल होकर कभी फिट नहीं हो सकता। हम अननेचुरल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। नेचर से तोड़ कभी भी आपको फिट नहीं कर सकता, कभी भी आप सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल। और डेफिनेटली आई थिंक आज बहुत ही हेल्पफुल टिप्स हमें मिली हैं एंटी एजिंग के हवाले से भी। और डेफिनेटली क्रैम्पिंग हो रही हो या स्ट्रेचिंग हो, लाजमी तौर पे योगी नईम की जो एडवाइस है उसको डेफिनेटली हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग डैन स्टीवंस बाय साहब की तरफ से की गई। अगर आप भी चाहते हैं कि फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेजिंग करें तो आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पर इसके लिए जाना होगा। तो क्या कहेंगे फातिमा, आपने भी ड्रेस आज अच्छा पहना है। थैंक यू हनान। आई थिंक समर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स को ट्राई करते रहना चाहिए। मेरा जो ड्रेस है वो खातून जन्नत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है एंड डेफिनेटली उनकी जो समर कलेक्शन है, आई थिंक मैं क्योंकि बहुत चूजी हूँ अपने कपड़ों को लेकर, तो डेफिनेटली मुझे उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी थी। बिकॉज इट्स ऑल्सो सेमी फॉर्मल और उसके अंदर आपको कुछ कैजुअल वेयर भी मिल जाते हैं, यानी कि समझ के लिहाज से देखा जाए तो आप कुछ बहुत हैवी नहीं चाहोगे, लेकिन फैशनेबल और ट्रेंडी भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिला वहाँ पे, जिसकी वजह से मेरी चॉइस जो है वो लाजमी तौर पे इस समर्स के लिए खातूने जन्नत है, जो कि गुलबर्ग रोड पे मौजूद है। उनकी समर कलेक्शन लाजमी तौर पर जाएं और जल्दी जल्दी जाकर चेकआउट करें। हनान, आपको पता है कि हमारी रिवायत है, हमने अपने ऑडियंस के साथ चाय का कप तो जनाब चलते हैं किचन में और चाय जो है वो उससे तैयार करते हैं। और आज चाय जो तैयार की जाएगी ये डीएटी वालों की जानिब से तैयार की जाएगी। डीएटी बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफगानी सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक दुनिया के बेहतरीन बागात से चुन के लाके आप तक पहुंचाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके चाय के अंदर
टेस्ट हो, टेक्सचर हो या फिर अरोमा हो, उसे बेहतरीन जो है वो बनाया जाए। तो आज हम DAT दाने वाली का इस्तेमाल करेंगे। तो फातिमा, मैं चाहता हूँ आप इसमें से निकाल के पत्ती जो है थोड़ी सी डाल दें ताकि हम चाय जो है उसे बनाना स्टार्ट करें। दो तरह की पैकिंग्स हैं, DAT दाने वाली की रेड कलर की पैकिंग है और इसके अलावा एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय भी हमारे पास मौजूद है जो कि येलो कलर की पैकिंग के अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि ज़रा कड़क किस्म की चाय जो है इस्तेमाल करें तो उसके लिए आपको DAT दाने वाली का इस्तेमाल करना होगा, जबकि दूसरी चाय जो है वो एक्सट्रीम चाय यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप हीरे की अंगूठी भी जीत सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा, फातिमा बताएंगे। बिल्कुल हनान, अगर आप हीरे की अंगूठी जीतना चाहते हैं तो आप एक्सट्रीम क्वालिटी यानी कि येलो कलर की पैकिंग जो कि DAT की अवेलेबल है वो खरीदेंगे, जिसके ऊपर क्लियरली आपको बहुत बड़ा सारा लिखा हुआ नजर आ जाएगा हीरे की अंगूठी। कूपन अंदर है, आपने सेंड करना है। हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए कुरानदाजी की जा रही है और हो सकता है कि इस हफ्ते वो लकी विनर जो हीरे की अंगूठी अपने साथ लेकर जाते हैं वो आप ही हो। तो लाजमी तौर पे जल्दी से अपने नियरेस्ट शॉप पर जाएं और जाकर ये पैकिंग जो है बिल्कुल। हमारी चाय जो काफी हद तक तैयार हो चुकी है क्योंकि आज हमारे साथ शेफ यूके भी मौजूद होंगे। तो मैं चाहता हूं शेफ यूके आप आज आके हमारे किचन की शान को बढ़ाए। बड़े अरसे बाद आप आए। और वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? जनाब आ जाएं, माइक अपना हाथ में पकड़े और आज हमें रेसिपी बताएं जरा कौन सी तैयार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आपकी दाई जानिब आ जाऊं जरा और अपनी ऑडियंस को जो है वो दिखाते जाएं। हमारे पास चिकन बिरयानी है सर आज। चिकन बिरयानी तैयार की जाए। जी, हमारे पास स्टीम राइस है। हमारे पास टाइम कम होता है, इसको स्टीम किया हुआ। हमारे पास चिकन है, इसको मैरिनेशन लगाया हुआ है। जोगट है इसमें। आपके ये चिकन है, 1 कप इसमें जोगट और साबुत मसाला जिसे कहते हैं साबुत मसाला वो है हमारे पास। और इसमें जोगट और साबुत मसाला और बिरयानी पाउडर इसमें लगाया हुआ है। इसको मैरिनेशन करके रखा हुआ है। और हमारे पास टमाटर ग्राइंड किए हुए हैं और 2 हमारे पास ओनियन थे हाफ के जी में। और ये मुझे कुछ गार्निशिंग के लिए भी चीजें नजर आ रही हैं। ये गार्निश के लिए मैम ऊपर है, जब हमारी बिरयानी तैयार हो जाए ऊपर जब दम देंगे उसके ऊपर कटाई करके लेमन है, गार्लिक है, चिली गार्लिक है हमारे पास और ऑनियन है, इसके ऊपर यानी कि गार्निश करके ऊपर दम देंगे। और मैरिनेशन के लिए आपने कितनी देर की? मैरिनेशन में जब मैं निकला था उस वक्त मैंने मैरिनेशन किया था। हमारे पास हाफ के जी चिकन था, 1 कप हमने इसमें जोगल लगाए और 1 टीस्पून हमने साबुत मसाला और बिरयानी पाउडर लगाया इसमें। और ये कितनी देर आपने रखा? 1 घंटा पहले मैंने लगाया था इसको ताकि इसकी मैरिनेशन जज़ब हो जाए। इसको सालन की तरह बना के इसकी ग्रेवी बना के फिर इसके बाद चावलों की तय लगाएं। तय लगाने के बाद हम फिर इसके ऊपर सालन की तय लगाएंगे। फिर उसके बाद हम गार्निश करेंगे। उसके बाद हम इसको 15 मिनट और के लिए अच्छा इसे तैयार किसमें किया जाएगा? शहर कुकिंग ऑयल में साथ तैयार जनाब किया। शहर कुकिंग ऑयल में इसे तैयार किया जाएगा। शहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों के अंदर टेस्ट और टेक्सचर उसको बेहतरीन रखा जाए। शहर कुकिंग ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा आपको? जनाब इसके अंदर विटामिन्स का जो है एक भंडार मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को के साथ साथ आपके सेहत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज जो है वो ना किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले बाजार में जाते आपको इंतखाब करना होगा शहर कुकिंग ऑयल का। शहर कनोला ऑयल भी हमारे पास मौजूद है और शहर कनोला ऑयल के हवाले से या सनफ्लावर ऑयल जो है इनका मौजूद है। आप जब भी बाजार के अंदर जाए आपका इंतखाब शहर कुकिंग ऑयल इस वजह से भी होना चाहिए क्योंकि ये इसका हाई टेम्परेचर पे अगर आप कुक करते हैं तब भी ये काफी हद तक खानों को जलने से बचाता है। और जब बात की जाती है टेस्ट और टेक्सचर की तो उसके अंदर ऑयल का एक बड़ा अहम किरदार शेफ मौजूद होता है। क्या कहेंगे इस खाने पे डिपेंड करता है। ऑयल अच्छा हो, घी अच्छा हो तो उस पर डिपेंड करता है, टेस्ट निकलता है। जारी बात है सर, ऑयल अच्छा होता तो टेस्ट निकलेगा सर। ठीक है, तो मैंने ऑनियन रख दिए शहर को 2 कप मैंने ऑयल के लिए गए हैं सर। ऑनियन है हमारे पास तो कट किए, उसको हमने इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के बाद हम इसका चिकन डालने के बाद इसका ठीक है जनाब आप तैयार करें। उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं फातिमा मेरा ख्याल है उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है मजेदार बिरयानी तैयार की जा रही है डेफिनेटली और शहर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए जब तैयार हो रही हो कोई चीज तो डेफिनेटली हमें थोड़ा टाइम मेरे ख्याल है। और यहाँ पे रंजी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा और क्लैरिफाई कर दें। लेयरिंग बड़ी जरूरी होती है बिरयानी में क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उसको पुलाव की तरह ही तैयार कर लें क्योंकि उनको आसान लगता है, लेकिन लाजमी तौर पर लेयरिंग बड़ी जरूरी होती है। और टेस्ट जब लेना हो तो हर चीज का एक टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम तो लगता है और आई होप ये बड़ी जल्दी से जो है लाजमी तौर पे तैयार हो जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ताजरों के हवाले से खास तौर पे बात करेंगे। छोटा ताजर जो है वो काफी इस वक्त पिसता हुआ नजर आ रहा है। ताजरों का कहना है कि उनको पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर खुल के उस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ताजर जो है उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि टैक्स नेट के अंदर रह के NTN नंबर बनवा के जितना हो सके अपने कारोबार में से टैक्स जो बनता है वो गवर्नमेंट को दें। लेकिन इसके बावजूद भी इनका कहना है कि जब टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं तो FBR की जानब से, उनके अफसरान की जानब से इनको तंग करना जो है वो शुरू कर दिया जाता है। नई नई शिक्के इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट की तरफ से करवाई जा रही हैं और ताजरों को उनका कहना है कि टैक्स नेट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एक किस्म का उनको ट्रैप किया जा रहा है। ट्रैप किस तरह से करते हैं कि टैक्स का कोई ना कोई शिक निकाल के उनको या तो गिरफ्तारी या फिर तारीखें जो हैं वो भुगतने के ऊपर लगा देते हैं, जिससे वो मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं हो पाते और कारोबार को उस तरह से वक्त नहीं दे पाते जिस तरह से देना चाहिए। तो आज इस मौजू पे खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मियां जफर साहब मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और इसके अलावा हमारे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ फयाज गोगा साहब मौजूद होंगे। फयाज साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। कचहरी बाजार के जो है सदर हैं और बहुत मारूफ शख्सियत हैं हमारे फैसलाबाद की, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मियां जफर साहब का। मियां साहब, क्या कहेंगे, मौजूदा जो शिक्के निकाली गई हैं कि अब जो टैक्स नहीं देगा गिरफ्तार हो जाएगा, उस पर ताजिर काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का मशहूर हूँ कि वो हमेशा जब भी कोई इस किस्म का हमारा इशू बनता है उसको न सिर्फ हाईलाइट करते हैं बल्कि हमें मौका देते हैं कि हम अपनी आवाज़ जो है हकाम बाला तक और आवाम तक पहुँचा सकें। और ये बहुत अच्छा फोरम है हमारे लिए, फैसलाबाद के लिए। और जहाँ तक बात की है अभी आपने, ये 203A का नफाज इन्होंने किया है अभी, उसके ऊपर पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम कल एक बहुत बड़ा कन्वेंशन लाहौर में होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान के पास। तो उसके अंदर भी डेफिनेटली बात है कि ताजरों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से शिरकत कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस किस्म की शिकें नहीं आनी चाहिए। और ख़ासकर जब कोविड के अंदर आपने देखा और ये इस चीज़ के शवाहद मौजूद है इस वक्त, आपको इसके ऊपर किसी से कोई वो गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं रह गई कि 30 जून को जो साल क्लोज हुआ है उस वक्त मुझे ये बताएं कि उस साल के अंदर आपने ये शिक भी नहीं थी, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स लिया, जबकि आपको इन हालात में जब आपके पास होटल का बिजनेस बंद पड़ा था, रेस्टोरेंट बंद पड़े थे और खुसूसी तौर पे हमारे शादी हॉल बंद पड़े थे पूरे पाकिस्तान के, इसके बावजूद आपने टारगेट्स को अचीव करते हुए सरप्लस में चले गए टैक्सों में। ये ताजरों का आप पे एतमाद था। और आप क्या चाहते हैं कि आप कैसे ऐसे लोगों के पीछे लग के, जो ऐसे ब्यूरोक्रेट के पीछे लग के जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं देखना चाहते, उनके पीछे लग के इस तरह की पॉलिसियां डिज़ाइन करके आएंगे तो ताजर हरासा भी होंगे, परेशान भी होंगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें हर जगह पे छोटा ताजर जो है वो विक्टिम बनता है, विक्टिमाइज होता है। उसकी वजह यह है कि आप बैंक में चले जाएं, छोटे ताजर को अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए बैंक में, मेरे पैसे निकाल लिए जाएं, नुकसान मेरा होगा, मुझे वापस नहीं मिलेंगे, मुझे उसमें उलझा दिया जाएगा, मेरे पास चूँकि टाइम नहीं होता। मैं इसके बाद चला जाऊँ किसी इदारे में चले जाऊँ तो वहाँ भी निशाना ताजर बनता है। इसी तरह गवर्नमेंट के लेवल पे चले जाए तो गवर्नमेंट भी अब यही करने जा रही है कि छोटे ताजर को पकड़ लो, छोटे ताजर को कर दो। हम बार बार कहते हैं कि चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10 से ज़ायद चैम्बर वजूद में आ चुके हैं। आप उनकी क़यादत के साथ बैठ के पॉलिसियाँ डिज़ाइन करें, ताजर दोस्त पॉलिसी लाएंगे तो मैं आपको ऐसी पॉलिसियाँ हम आपको देंगे, डिज़ाइन करके देंगे कि आप तो 1000 अरब का सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि 3000 अरब से ज़ायद टैक्स एक साल में ना सरप्लस हुआ तो हम बिजनेस छोड़ जाएंगे। ये नहीं हो सकता। ताजर टैक्स देने को तैयार है लेकिन वो सिक्योरिटी चाहता है। आप क्यों नहीं सिक्योरिटी देना चाहते? क्या करें? एक बंदा 35 साल से टैक्स दे रहा है, आप क्या उसकी गारंटी है? आप कल जो हालात जा रहे हैं इसके बाद 50 प्लस 55 प्लस के बाद जो ताजर है वो डेफिनेटली बात है वो भी बूढ़ा होता है, उसको भी बीमारियां जो घेरती हैं, तो उसकी क्या सिक्योरिटी है? क्या आपने उसके लिए किया कि आपने क्या कोई इसको रखा कि जिसने 35 साल टैक्स दिया है उसके लिए आप ये मराद देंगे, उसको इतना बेनिफिट देंगे, अब वो घर बैठ के आप अपना ज़िंदगी के बाकी अय्याम गुजार सकेगा? मेरी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मुझसे टैक्स लिया जा रहा है, बार बार ट्रैक किया जा रहा है। और फिर मैं इस वक्त खुशकिस्मत हूँ फैसलाबाद के लिहाज से कि हमारे पास जो चीफ कमिश्नर फैसलाबाद है, इज़ वेरी नाइस
ऑफिसर, स्टेट बैंक नो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस वक्त जो बैठे हैं, मैं समझता हूं कि इंतहाई नफीस, ईमानदार और समझदार और ताजर दोस्त है। लेकिन रोज तो ये नहीं मिलेगा हमें, आखिर उन्हें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। लेकिन उनके नीचे जो बहुत सी जो अमला बैठा है, पुराना जो बैठा है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी हद तक सख्ती शुरू की है। लेकिन वो जब ब्लैकमेल करता है मेरे ताजरों को, 8 बाज़ारों को नोटिस जारी करता है, 2012-2013 के नोटिस दे के वहाँ से बहुत ज़्यादा रकम ली जाती है और वो फिर गवर्नमेंट को जमा नहीं होती, उनकी जेबों में चले जाती है। उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है कि उनकी गिरफ्तारी करके उनसे रिकवरियां ले? क्या छोटे ताजर को भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है जितना एक बड़े ताजर को, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना कमा रहे हैं या कितनी उनकी अर्निंग है या प्रॉफिट्स कितने हैं, उनको उतना सेम टैक्स देना पड़ रहा है? नहीं, देखिए टैक्स की रेशो तो डेफिनेटली इनकम के ऊपर होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बड़ा टैक्सदार जो है इस मुल्क का, जो मराद तो ले रहा है, वो रिफंड की शक्ल में ले रहा है, डिबेट की शक्ल में ले रहा है, लेकिन टैक्स वो इस तरह नहीं दे रहा जिस तरह छोटा ताजर देता है। छोटा ताजर का जो टैक्स जाता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, एडजस्ट हो जाता है। जबकि बड़ा ताजर क्या करता है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, वो कोई ना कोई साथ अपने ऐसा इदारा बना लेता है, फलाही इदारा बना के अपना मतलब 100 तरीके होते हैं जिससे आप टैक्स को बचाया जा सकता है, हर जगह सिक्योर किया जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे साथ फयाज साहब भी मौजूद हैं, मैं चाहता हूं उनके भी रिमार्क्स जो हैं इस चीज के ऊपर लिए जाएं। फयाज साहब, सबसे पहले तो कचहरी बाजार के, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, सबसे अहम इश्यूज कौन से हैं कचहरी बाजार के जो कि आप देख रहे हैं? वहां पे आए दिन जो हैं वो पार्किंग का इश्यूज हैं, लाइट्स के इश्यू हैं, कैमरास के इश्यूज हैं। आपको क्या लगता है कि तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले कौन से मसले हैं जो कि आपके हल होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल 41 के जो लीड कर रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं आपके जनाब जफर डोगर साहब, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी तमाम टीम को, जो कि फैसलाबाद डिवीज़न के ताजरों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। बिल्कुल। और इस गुलदस्ते में से हमें इस किसी भी दोस्त से कोई शिकायत नहीं है और किसी ने भी किसी पॉइंट पे भी मेलाफाइड नहीं किया किसी को भी, और ना कभी किसी को ब्लैकमेल किया, बल्कि ताजरों के साथ शाना बिशाना चले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो अज़म लेके चले हैं ताजरों के लिए, हम आपके मशकूर हैं। और दूसरे नंबर पे जो टैक्सेस के बारे में मेरे दोस्त मियां जफ़र साहब ने बात की है, मैं उस बात को सेकंड करता हूं। और इसके बाद ये है कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन अगर जिसके रेवेन्यू को देखा जाए तो लाहौर से फैसलाबाद का रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होता है। 96 से मैं कचहरी बाजार की पॉलिटिक्स में एज ए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। उस वक़्त से लेके आज तक हमारा पार्किंग के सिस्टम में एक ही मुतालबा है कि अगर फैसलाबाद में इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इतना टैक्स इकट्ठा होता है, तो वो जाता किधर है? यहाँ पार्किंग प्लाजे क्यों नहीं बनाए जाते? उसकी क्या वजह है? इतने फंड भी मुहैया होते हैं, किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं सोचा, हाँ किसी की भी गवर्नमेंट हो। और इसी वजह से 8 बाज़ारों का बिजनेस तबाही के दाने पे खड़ा है। बाहर की मार्केट्स कामयाब हो रही हैं और वहाँ कस्टमर को आइटम भी महंगी खरीदनी पड़ती हैं। उसकी वजह क्या है? जिस वक्त को कस्टमर गाड़ी वाला बाज़ारों में एंटर होता है, उसकी या तो गाड़ी उठा ली जाती है या उसका चालान कर दिया जाता है, या पार्किंग वाले भी उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। वो बददिल हो के बाजार से अपनी इंसल्ट फील करता हुआ आउट ऑफ सिटी चला जाता है। ऐसे ही देखें कि जिला कौंसल चौक से लेकर नड़वाला चौक तक पूरा शहर पार्किंग में पैक है और पूरे शहर से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन वो पैसे इकट्ठे करके जाते कहाँ हैं? किसी डेवलपमेंट पे नहीं लगाए जाते, कोई प्रॉपर जगह गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए नहीं दी जाती। यहाँ के हबीब बैंक कचहरियों के गिरदवा में जो चौरास्ते हैं, उनके ऊपर पार्किंग लगवा के रास्ते तंग करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और वहाँ से गाड़ी का गुजारना, मोटरसाइकिल का गुजारना या किसी बुजुर्ग का पैदल चलना महाल हो चुका है। और जिला कौंसिल के साथ साथ आप देखें कडियालोजी सेंटर से लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक सारी अफसरान बाला की रहायशें जो कि 8-8 एकड़ पे 15-15 एकड़ पे मुहित। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जफर साहब, आप क्या कहेंगे, इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, इसका हल तो डेफिनेटली हमने पिछले
महीने को कमिश्नर साहब को बुलाया था, फैसलाबाद का जो डिवीजन कमिश्नर साहब आए थे हमारे चैम्बर में, तो उस वक्त भी हमारे दोस्तों ने यही उनसे मेजर मुतालबा किया था कि यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर खुसूसी तौर पर हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द जितनी भी बड़ी ऑफिस पड़े हैं, जैसे महकमा इनहार का दफ्तर है, तो मैं समझता हूँ इसका महकमा नहर का अब इनहार का फैसलाबाद के शहर के अंदर दफातर होना ये कोई इतना उसकी जरूरत नहीं है। और इतनी मेन लोकेशन पे इनको आप भेजना चाहिए कि हमारा जो इस वक्त बना हुआ है ये सर्कल रोड बाईपास जिसे कहते हैं हम, उसके रिंग रोड, बहुत सी जगह रिंग रोड या बाईपास के ऊपर इनको जगह दें और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उनको आसानी हो, ताकि वहाँ पे जो इनके इंजीनियर्स हैं वहाँ पे बैठे अपने अपने इलाकों को इनके ऐसे वहाँ पे बैठ के अपने अपने इलाकों को लीड करें, ताकि वहाँ पे देहातियों को आने में भी आसानी हो और वो भी। और इस जगह को इसके अंदर 2 चीज़ें की जाएँ, इसको खुदाई करके इसके अंदर नीचे पार्किंग बनाई जाए और बहुत बड़ी पार्किंग बनेगी, ऊपर एक एक्सपो सेंटर बनाया जाए फैसलाबाद का जो कि दिल है। मैं समझता हूँ कि अगर आप वहाँ पे एक्सपो सेंटर प्रॉपर बना देंगे तो पाकिस्तान का जितना भी हमारा खासकर फैसलाबाद का एक्सपोर्टर है और पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो हमारे नेबर सिटीज़ हैं वहाँ से भी लोग वहाँ पे आ जाएंगे, तो वो भी आके एग्जीबिशंस लगाएंगे, तो उससे हमारा जो इंटरनेशनल इमेज बेहतर होगा और हमारे पास फॉरेन बायर जो आएगा तो उसको भी एक जगह मिलेगी जहाँ पे आके वो अपनी प्रोडक्ट देख सके, खरीद सके और नए ऑर्डर्स जो है डिज़ाइन का हो उसके साथ। बिल्कुल। और जिस तरह से पार्किंग के हवाले से बात की जा रही थी, कई दफ़ा पहले भी हमारे शो में ये चीज़ डिस्कस हुई है, क्यों इस तरह से नहीं किया जाता है कि खुद जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो अगर बाज़ारों में की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, वो लोग खुद इकट्ठे होकर क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, क्यों खुद से नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पार्किंग प्लाजा बना लिया जाए या फिर कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी तभी कुछ किया जाएगा जब वो देखेंगे कि खुद भी कुछ किया जा रहा है। हम तो हर बात पे हमारी एडीसी जी साहब खुर्रम परवेज साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि आप 35% आप इन्वेस्टमेंट करें, 65% फैसलाबाद पार्किंग वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर डेवलपमेंट देंगे, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं, सिर्फ फैसलाबाद पार्किंग वाले पैसे ही इकट्ठे कर रहे हैं और वहाँ भी वो हिस्से डाले जा रहे हैं, मगर किसी शहरी को कितने पैसे इकट्ठे होते हैं रोजाना? मेरा ख्याल है कि कचहरी बाजार में डेली जो है ना लाख से 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो रहा है सिर्फ पार्किंग की मदद। सिर्फ पार्किंग। और ये पैसे जाते कहाँ हैं? जाते फैसलाबाद पार्किंग वालों में या उनके करिंदे जो खड़े हैं उनके पास जाते हैं और हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, जी आज डेवलपमेंट देंगे, आज रास्ते देंगे। मैं ये एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्या ये पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं फिर या फिर ये प्राइवेटली किसी के पास पैसे जाते हैं? हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम इनको चेक कर सकें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है एफएस पार्किंग, उन्हीं के पास जाएंगे। तो मुझे ये बताइएगा 45 लाख रुपए महाना इकट्ठे हो रहे हैं जी, ये 45 लाख अगर बाजार की फलाह के नहीं लग रहा तो ये बजट आपने कभी डीसी साहब से या कमिश्नर साहब से जाके पूछा नहीं जाता? हम तो आपके प्लेटफार्म के आपके तवज्जो से हमेशा इस बात को हाईलाइट करते हैं और आप हमारी आवाज़ बने हुए हैं, आप हमारी आवाज़ को अफसरान बाला तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन मगर फैसलाबाद एक ऐसा शहर है कि जहां शहर के अंदर पार्किंग प्लाजों के लिए तकरीबन 13 पॉइंट मौजूद हैं, जैसे कि जैलघर, पुराना कोतवाली थाना, अमीपुर बाजार के दरमियान में जो इमाम बारगाह के सामने पार्किंग के लिए स्कूल, वो मतलब खाली प्लॉट्स हैं। वहां अगर जैसे जफर साहब ने फरमाया कि अगर नीचे डोर उसको बना दिया जाए अंडर करके एक सिस्टम पार्किंग का 10 मंजिला बेसमेंट बना दी जाए तो पूरे सारे शहर की जो है ना गाड़ी या मोटरसाइकिल वो एक प्लाजे में सिम सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कभी भी पार्किंग प्लाजों के लिए, शहरियों के लिए, ताजरों के लिए फंड नहीं है। बिल्कुल। और जब बात करें हम लोग स्पेशली 8 बाजारों की तो बहुत ही इग्नोर्ड लगता है, इवन दो वो हेरिटेज है फैसलाबाद की, लायलपुर की। इवन जब फैसलाबाद लायलपुर हुआ करता था तब से वो जगह इतनी फेमस और पॉपुलर है और लोग और शहरों से और प्रोविंसेस से स्पेशली फैसलाबाद का रुख करते हैं इन 8 बाजारों की वजह से, लेकिन इसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से। हम टैक्सेस के हवाले से भी बात कर रहे थे, ताजरों का ऑफ कोर्स अगर 8 बाजारों की बात करें, पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद टैक्सेस जो हैं डेफिनेटली अगर डिसएग्री कर रहे हैं इतनी कम्युनिटी
तो क्या चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाए, क्या इकदाम किए जाए, किस तरह से टैक्सेस में बेहतरी लाई जाए? देखिए, इस वक्त जो हमारा मुल्क है उसको ज़रूरत है कि हम मेरा ख्याल है कि 17 साल के बाद तो हमने देखा कि हमारा जो डेफिसिट अकाउंट था वो ख़त्म होकर सरप्लस में गया है। ये तो इसका क्रेडिट तो हुकूमत को देना पड़ेगा, और अगर कोई ताजर नहीं देता तो मैं समझता हूँ तो वो अपने प्रोफेशन से वो गद्दारी कर रहा है। अब रहेगी बात कि इस टैक्स का इस्तेमाल जो है, अब छोटा ताजर को क्या कर सकता है। छोटे ताजर डेफिनेटली, मैंने जैसे बात की कि ताजर ने टैक्स दिया है तो आपका टैक्स का रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, जो आपने बजट के अंदर पिछले साल अदाद शुमार दिए थे, आपके उससे एक्सेस आपको मिल गए। ये टैक्स पाकिस्तानियों ने दिया है, अब बाहर से नहीं आया। आपको अदर चीजें तो बाहर से मिली, मकसद आपको रेमिटेंस आई, बाहर से आई, आपको एक्सपोर्ट से आया। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की बात करें तो बहुत चेंज आया है, बहुत बेहतरी आते हुए नजर आ रही है, लेकिन हमें ये चीज़ कंटिन्यू रखनी होगी, तभी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। तो जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ज्वाइन किया, आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला। उम्मीद करेंगे कि ये मसाइल जो है हल हो सकें, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं बेहतरी आए उनके अंदर। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो जी, आपको पता है कि अब वक्त है हमारे बहुत ही ख़ास सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। तो जी, अब वक्त है करशी सेहत का सफ़र का। जितना आप हमें अजीज़ हैं उतना ही करशी को आपकी सेहत अजीज़ है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारा ये सेगमेंट हो तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी या मर्ज़ जो है कवर करें जो कि आम है, जो कि बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है, उसकी अलामात के हवाले से बात करें, उसकी वजूहात के हवाले से बात करें, और वक्त से पहले किस तरह से प्रिकॉशंस लेकर बीमारी को रोका जा सके, और अगर एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो किस तरह से उसको लेकर चला जाए, उसको किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया जाए, अपनी हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, जिस हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकें, और ऑफकोर्स मेडिकली भी किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो जी, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। आपको पता है कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज है जो बहुत ही आम हो गया है, हर दूसरे बंदे को, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ फेस करना पड़ता है। फैमिलीज के अंदर आम होता है, जो 1 by 1 लोगों को भी इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन भी बहुत सारे लोगों की फैमिली में रन कर रही होती है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो आप ये बताएं कि डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ को ज़ियाबीतस भी कहते हैं, लेकिन अवामुन नास में शुगर के नाम से मारूफ है। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर खून में ग्लूकोज या शक्कर का लेवल बढ़ जाना ज़ियाबीतस कहते हैं। ज़ियाबीतस के असरात बाकी जिस्म पर भी होते हैं, बाकी अवामल पर भी होते हैं। इस ज़ियाबीतस को ख़ास तौर पर हमारे बहुत से बुजुर्ग दीमक के नाम से जानते हैं कि ये जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। ज़ियाबीतस ऐसा मर्ज है जिससे इंसान के बाकी भी तमाम मामलात अपसेट हो जाते हैं। बिल्कुल अपसेट हो भी जाते हैं, और ये ग्लूकोज की जो अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ती है, ये मेरा ख्याल खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ती है, उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि उसे कंट्रोल करता है। उसकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से या दीगर वजूहात की बुनियाद पे ये शुगर जैसी मर्ज जो है वो जिस्म के अंदर बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये दीमक की तरह ही खाती है। अब इस दीमक की कोई इकसाम भी होंगी, यानी मेरी मुराद शुगर से है, डायबिटीज़ से है, इसकी कुछ इकसाम भी होगी। वो कौन कौन सी इकसाम है और किस किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, जरा बताइए। इसको 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है। इसकी पहली किस्म को डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं और दूसरी किस्म को डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं। ज़ियाबीतस की जो पहली किस्म है वो बच्चों को पैदाइशी तौर पर लाहक होती है, यानी उनके जो बीटा सेल हैं हमारे जिस्म के सेल उन्हें तबाह कर देते हैं। लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं करता और मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है IDDM, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेल्टिस, यानी मुकम्मल तौर पर इसका इस मरीज में इंसुलिन पर इन्हिसार होगा। तो ये ऐसी किस्म है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल पैदा नहीं होती और इंसुलिन पर ही इन्हिसार किया जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही दूसरी भी जो टाइप है डायबिटीज की, हाँ जी, दूसरी किस्म में
मेटाबॉलिज्म की खराबियां पाई जाती हैं। बिल्कुल। यानी हमारे हाजमे में, हमारे ग़िज़ाओं के अदम तवाज़न में बुनियादी तौर पर मेटाबॉलिज्म की खराबियां ही पाई जाती हैं। और टाइप 1 की वजूहात क्या है? टाइप 1 अगर किसी को डायबिटीज होती है उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? टाइप 1 की वजूहात में जैसा कि लबलबा के बीटा सेल तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन पैदा नहीं करते। इसके अलावा कुछ दीगर अवामिल भी नोट किए गए हैं। मौरूसी तौर पर कुछ अवामिल हैं, वायरस का हमला, ग़िज़ाओं का अदम तवाज़न, केमिकल्स के असरात, माहौलियाती असरात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इस मरज़ में नोट किया गया है, लेकिन अभी तक साइंसदान हतमी तौर पर इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि क्या ये हतमी वजूहात हैं। क्या ये आर्जा इसी वजह से इसी आर्जे में आते हैं या कोई और वजूहात? हाँ जी, बिल्कुल। अभी तक साइंस इस चीज़ की तहकीक नहीं कर पाई मुकम्मल तौर पे। अलामात के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी कि अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? इसकी अलामात में पेशाब का बार बार आना, ख़ास तौर पर बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने का आदी हो जाना, प्यास की शिद्दत, भूख का बढ़ जाना, और इस मर्ज़ में मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं, मरीज़ कमज़ोरी की तरफ माइल हो जाता है, असाबी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, ख़ास तौर पर मरीज़ के मुंह से स्मेल सी, बू सी आती है, और मरीज़ को ख़ास तौर पर पेशाब कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। और मूड स्विंग्स भी तो इसमें होंगी ना लाजमी तौर पे, कि कभी किसी तरह का मूड होता है, कभी किसी तरह का होता है। ये भी टाइप 1 की इलामात में से एक है। टाइप 2 की वजूहात अगर बयान करनी हो तो आप क्या मेजर वजूहात बताएंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज का सबब बनती? हमारे जिस्म के खुलियात बीटा सेल को तबाह कर देते हैं, खास तौर पर जीन्स की खराबी। जीन्स की खराबी से बीटा सेल मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की खेज़श कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ दीगर अवामिल भी हैं जिनमें मरूसी अवामिल हैं, स्ट्रेस है, मोटापा, ये ऐसे अवामिल हैं। मेटाबॉलिक की खराबियां भी इसमें पाई जाती हैं। यानी ऐसे मरीज़ जो डायबिटीज़ टाइप 2 में मुब्तला हैं, उनमें ये अवामिल अक्सर पाए जाते हैं, और इन ही अवामिल की वजह से जब इंसुलिन कम पैदा होती है तो खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिन्हें हम हाइपर ग्लूकोसीमिया कहते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ इसके अलावा भी लाइफस्टाइल चॉइसेस भी लाजमी तौर पर इसका हिस्सा होती हैं कि जब अगर आप उस हवाले से भी बता सकें कि वर्जिश ना करना या इस तरह की कोई चीज़ें भी। बिल्कुल ऐसे ही है कि ख़ास तौर पर इस किस्म में ऐसे मरीज़ मुब्तला होते हैं जो सैर नहीं करते, खाना खा के बैठे रहना, और 30 से 40 साल की उम्र के मरीज़ ज़्यादातर देखे गए हैं, या इससे कुछ ज़्यादा उम्र के। लेकिन ऐसे मरीज़ जो खाना खाकर बैठे रहे, सैर नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग भी देखे गए जो स्ट्रेस की आदी हो जाते हैं, उनमें भी ये मर्ज ज़्यादा देखी गई है। बिल्कुल। और हनान, बिकॉज आपको पता है कि इतनी कॉमन है डायबिटीज़ के किसी के लिए ये अंदाज़ा लगाना कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है या वो एक्सपीरियंस करें बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ की जो दूसरी किस्म है उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगी अगर आप डायबिटीज़ की जो टाइप 2 है उसकी इलामात के हवाले से भी बताएं, उसके जो सिम्टम्स है, जिससे किसी को पता चल सके कि उनको डायबिटीज़ की जो दूसरी किस्म है वो हो रही है। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नुमाया हैं। यानी डायबिटीज़ 2 में अगर जख्म हो जाए तो मुंदमिल मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल जल्दी भरता नहीं है, जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। अक्सर औकात मरीज़ के पेशाब की जगह पे खारिश होती है। अच्छा, जैसा कि डायबिटीज़ 1 में मरीज़ का वज़न कम होता है, इसमें मरीज़ का वज़न बढ़ता है। असाबी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, थोड़े से काम से जल्दी थक जाना, थकावट की सारी अलामतें मरीज में उसी तरह ही पाई जाती हैं। और इसके किन लोगों में ज्यादा ज़ियाबैतिस हो सकता है? कौन से ऐसे लोग? खास तौर पर ऐसे अफराद
जिनके खाने अदम तवाज़ुन का शिकार हैं, जो सैर नहीं करते, खाना खाकर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज या वर्जिश नहीं करते, वो अक्सर इसमें मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी ने पता लगाना हो कि उनको डायबिटीज़ हो गया है, तो वो किस तरह से पता लगाया जा सकता है? इसके लिए एक टेस्ट है जो स्ट्रेप के नाम से मशहूर है। इसके अलावा एक दीगर टेस्ट भी है, एक दूसरा टेस्ट भी है जो इसको तफसीली तौर पर बयान करता है, HbA1c। इससे हम तफसीली तौर पे इसका मुआयना कर सकते हैं कि मरीज को शुगर कितनी है, कब से है, और इसकी दीगर जांच पड़ताल भी सामने आ जाती है। और करशी की कौन सी ऐसी मसनूआत है जो कि शुगर कंट्रोल करने में मदद फराहम करती हैं? करशी की बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं, लेकिन दो चीज़ें ख़ास तौर पर करशी ने बड़ी मेहनत से, रिसर्च से तैयार की हैं, ज़ुबेक्स और डाइबिकेयर। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स करशी की कोई भी प्रोडक्ट्स होती हैं, अवाम का इत्तेमाद है करशी के ऊपर, और लाजमी तौर पर उनको पता होता है कि अगर कोई भी लॉन्च किया जा रहा है प्रोडक्ट, तो लाजमी तौर पर उसमें बहुत सारी खसूसियात होंगी। तो मैं चाहूँगी कि ज़ुबेक्स की खसूसियात के हवाले से हम पहले बात करें और उसके बाद हम फिर दूसरी मेडिसिन पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ज़ुबेक्स के हवाले से बात करें। करशी की तमाम अद्वियात जड़ी बूटियों से नेचुरल तरीके से तैयार की जाती हैं। ज़ुबेक्स की खूबी ये है कि ये लबलबे को कुव्वत देकर इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत रखती है। जैसा कि ज़ियाबितस का बुनियादी तरीका ये है कि उसमें इंसुलिन नहीं पैदा होती, लबलबा अपना फेल पूरी तरह सर अंजाम नहीं दे सकता, तो ज़ुबेक्स की खूबी ये है कि ये बुनियादी चीज़ यानी लबलबे को कुव्वत देती है। उसके अलावा गुर्दे और मसाने को ताकत देती है। दीगर ऐसी मेडिसिन जो कि शुगर को कंट्रोल करती है, वो मरीज पर साइड इफ़ेक्ट करती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ज़ियाबितस की वजह से होने वाली कमज़ोरी की दीगर अलामात को भी बखूबी दूर करती हैं। अच्छा, करशी की तमाम तर अद्वियात जो हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार की जाती हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जैसा कि हम अपने रोज़मर्रा के कामकाज में शाइस्तगी और नफासत को बरकरार रखते हैं, एक मियार, एक चीज़ को देखते हैं कि अच्छे तरीके से हो पाए, इसी तरह इंटरनेशनल तौर पर मेडिसिन की तैयारी में, ख़ास तौर पर मेडिसिन की तैयारी में बहुत से ऐसे तरीके, दर्जाबंदियाँ और ऐसे अवामल देखे जाते हैं कि मेडिसिन की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो। अल्हम्दुलिल्लाह करशी ने इस पर ख़ास काम किया है। इसकी तैयारशुदा मेडिसिन स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा रखती हैं और इसकी खूबी यह है कि इसके इब्तदाई मराहल यानी खाम माल खरीदने से लेकर तैयारी, बारकोडिंग, तरसील, हत्ता के इसके ज़ख़ीरे तक कि इसको हर मरले पर क्वालिटी टेस्ट होते हैं। यही एक वजह है कि फ़िलहाल मार्केट में दीगर कंपनी की प्रोडक्ट्स की निस्बत करशी की प्रोडक्ट अवाम में ज़्यादा मकबूल है। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि करशी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से ही उनके प्रोडक्ट्स को इतनी शोहरत हासिल है। और इसके अलावा लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि करशी की मसनूआत कहाँ से मिल सकती हैं, और अगर वो बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं एक प्रोडक्ट के हवाले से, किसी भी दवाई के हवाले से, तो वो किस तरह से जान सकते हैं और कहाँ से मसनूआत हासिल की जा सकती हैं? करशी की तमाम मेडिसिन हर अच्छे मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब हैं। बहरहाल अगर ऑनलाइन भी खरीदना चाहें तो ये सहूलत मौजूद है और इसके लिए वेबसाइट है www.karshihealthshop.com। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज आपने बड़े मुफीद मशवरों के साथ हमें आगाह किया और हम उम्मीद करते हैं कि करशी के ये जो प्रोडक्ट्स हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। आम अच्छे स्टोरों से भी मिल सकती है और ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर दे सकते हैं। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।